घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त 100 बात की एक बात का। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी के हिजाबी प्रधानमंत्री वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। पंजाब के लुधियाना में अमित शाह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेर लिया। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के चुनाव में 55 सीटों पर मतदान समेत उत्तराखंड और गोवा की भी सभी सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड चुनाव पर बीजेपी ने खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस उम्मीदवार पर बड़ा हमला बोला है। मतदान से ठीक पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर हरीश रावत के करीबी भुवन कापड़ी पर खनन माफिया से गठजोड़ का आरोप लगाया है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, क्या कुछ आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए? उत्तराखंड में चुनाव होने है और उससे पहले ये एक वीडियो जो है वो बेहद वायरल हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। ये बताया जा रहा है एक स्टिंग ऑपरेशन है जो कि खटीमा, जहां से सीएम पुष्कर धामी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है भुवन कापड़ी, वो खनन कारोबार को लेकर खुलेआम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि खनन व्यापारियों के साथ साठगांठ वो यहां पर कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर फिलहाल कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उत्तराखंड में मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए खटीमा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन कापड़ी को घेर लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में हरीश रावत के करीबी और खटीमा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी पर खनन माफिया से गठजोड़ का आरोप लगा दिया और उन पर खुलेआम खनन का कारोबार करने का भी आरोप लगाया। खटीमा सीट पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी का मुकाबला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है। उत्तराखंड में जो काम होगा वो करा दूंगा, जिस नेता से कहना हाथ पकड़ के करा दूंगा। क्रैशर और सफाई का काम दिला देना उसका, नदी का, नदी की सफाई, खनन का जो भी है। बताइए कब मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ, वो पूरी सपोर्ट में करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं क्या क्या चाहिए बोलिए? पैसे चाहिए कितने? जितने आप दिला दो। मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोले कितने? बड़ी खबर अमेरिका और रूस के तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने की अमेरिका को कोशिश जो उसकी लगातार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर पुतिन से हुई बातचीत में युद्ध टालने की अपील की, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि इस बातचीत के कुछ देर बाद रूस ने एक बयान जारी कर अमेरिका को सनकी बता दिया और अमेरिका ने भी युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में अपना दूतावास खाली करने के निर्देश जारी कर दिए और रूस को हमले के गंभीर नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दे डाली। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, और क्या कुछ अपडेट इस पर? रितिका, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 62 मिनट तक फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका ने आगाह किया रूस को कि अगर यूक्रेन पे हमला किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, आज की स्थिति में यूक्रेन को तीनों तरफ से रूस ने घेर लिया और बेलारूस में भी अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जो रिपोर्ट्स मिली थी खुफिया एजेंसियों के हवाले से, उसके मुताबिक रूस जो है बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसीलिए 62 मिनट तक बातचीत की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति से। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और गहरा गई है। खबर है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कमर कस चुका है, जिसके बाद 2 महाशक्तियों यानी कि रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है और इसका मतलब यह होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। क्योंकि यूक्रेन पर हमले से रूस को रोकने की अमेरिका की एक और कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब बाइडेन और पुतिन के बीच इस मुद्दे को लेकर फोन पर हुई बात बेनतीजा रही। हालांकि करीब 62 मिनट तक चली बातचीत में बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। और खबर है कि इस बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने के निर्देश भेज दिए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ये मान चुका है कि अब किसी भी वक्त रूस का यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस युद्ध की चिंगारी केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसकी आंच से यूरोप समेत पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। और पुतिन के साथ बातचीत के दौरान दिए गए जो बाइडेन के बयान से साफ है कि ऐसा कोई भी टकराव अमेरिका और रूस को भी आमने सामने ला सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जिसके लिए रूस लगातार तीखे तेवर दिखा रहा है।
और यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस के साथ ड्रिल में उसने अपने खतरनाक हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें वहां चारों ओर जमी बर्फ और कड़ाके की ठंड भी खलल नहीं डाल पाई। और जिस तरह से उसकी सेना ने रॉकेट लॉन्चरों से गोलों की बरसात शुरू की, उससे तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग चल रही हो। जमीन पर अपना दम दिखाने के लिए रॉकेट लॉन्चरों से बमों के ताबड़तोड़ धमाकों का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा और एक और रॉकेट लॉन्चरों से गोले बरसते रहे तो दूसरी ओर वहां मौजूद सैनिक बगैर देरी किए फिर से गोले भरते रहे। ड्रिल खत्म होने के बाद बर्फ के बीच रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर फर्राटा भरते हुए वहां से निकल गए। और पुतिन के इन्हीं तीखे तेवरों से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराने लगी है, क्योंकि रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने भी यूक्रेन के बॉर्डर के पास पोलैंड में सैनिकों की तैनाती और हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। वहीं यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर समंदर में रूस की नौसेना के युद्ध अभ्यास की खबरों के बीच यूक्रेन ने भी वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी और उन्होंने भी रूस के हमले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया और उस इलाके में रूस के युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ने का दावा किया। Кораблі, які зайшли, вони мають оснащення, озброєння таке, що воно може і на морі використовуватися, і на суші. वहीं रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की नौसेना के अधिकारियों ने अब भी इस विवाद के राजनयिक समाधान की उम्मीद जताई। Рассчитывать надо на дипломатическое решение вопроса, а готовиться все-таки надо к худшему варианту. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव दुनिया को वाकई तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक ला सकता है। और इस तनाव की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि अलग देश बनते ही यूक्रेन की सियासत के एक धड़े ने पश्चिमी देशों से अपनी करीबी बढ़ाई तो दूसरा धड़ा रूस परस्त बना और 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते को खारिज करने के विरोध में उनके बाद जो विरोध हुआ था उसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जिसके जवाब में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर कब्जा कर लिया, जहां आज रूस की ही सेना तैनात है। और अब अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन नाटो से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर रूस ने सख्त ऐतराज जता दिया। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि इस मामले में रूस अमेरिका से यह भरोसा चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में जगह ना दी जाए, क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बना तो युद्ध होने पर इस संगठन के 30 देश मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि नाटो देशों के बीच हुआ वो समझौता जिसके तहत संगठन के किसी भी सदस्य देश पर तीसरे देश का हमला होने पर सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। 100 बात की एक बात यह कि रूस सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, बल्कि पुतिन ये भी साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की सीमा के पास नाटो सेनाओं का जमावड़ा भी उन्हें कतई मंजूर नहीं। और इसी तनाव के बीच रूस यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हो चुका है, जिस पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिख रही है, क्योंकि एक ओर अमेरिका और नाटो का गठबंधन है तो दूसरी तरफ चीन खोलकर रूस का समर्थन कर रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हमले पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में रेत के अवैध खनन होने और उसमें उनके भी जुड़े होने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद रोपड़ जिला प्रशासन ने सीएम चन्नी को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद चन्नी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़ा हमला बोल दिया और अरविंद केजरीवाल को झूठा करार दिया। यही नहीं, उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर अंग्रेजों और मुगलों की तरह पंजाब को लूटने के इरादे से वहां आने का आरोप लगा दिया। पंजाब ने मुगलों भी भजाया, पंजाब ने अंग्रेजों भी भजाया, पंजाब ने इन्हों भी भजाना। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीएम चन्नी को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाने में देर नहीं लगाई और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सीएम चन्नी को निशाने पर ले लिया। अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनने पर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की भी मांग की। 100 बात की एक बात यह कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम चन्नी चमकौर साहिब में सीएम चन्नी के गांव में अवैध रेत खनन होने की शिकायत की थी, जिसके बाद हुई जांच में जिला प्रशासन की ओर से सीएम चन्नी को क्लीन चिट मिलने पर सियासी घमासान शुरू हो गया। एक्टर शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार को धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने समन जारी कर दिया है और ये समन मुंबई में अंधेरी
कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ जारी किया और उन्हें 28 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। आरोप यह है कि शिल्पा शेट्टी के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने साल 2015 में एक कारोबारी से 21 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे उन्हें 2 साल के अंदर यानी कि जनवरी 2017 तक चुकाना था। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र शेट्टी का निधन हो गया और वो उसे चुका नहीं सके। खबर है कि अब शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन और मां ने लोन चुकाने से मना कर दिया है। 100 बात की एक बात यह है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक फरहद आमरा ने सुरेंद्र शेट्टी के निधन के बाद जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था और उनका लोन ना चुकाए जाने की बात सबके सामने रखी थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार को समन भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर जोरदार हमला बोला। चन्नी साहब आप ख्वाब देख रहे हैं फिर से सरकार बनाने का। अरे लुधियाना वालों, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? आम आदमी पार्टी के गढ़ में प्रियंका गांधी ने रैली की। पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी के गढ़ संगरूर में रैली की। वहां वो भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धुरी जाकर भी लोगों से मिली। इस दौरान उनके साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। दिल्ली के उत्तर नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को तैनात किया गया। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पटना से आई स्पेशल टीम ने शराब माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहां ड्रोन की मदद से कच्ची शराब बनाने के कई ठिकानों पर धावा बोलकर पुलिस ने हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त की। ड्रोन को देखने के बाद कुछ लड़के भागने लगे, जिसमें से एक पकड़ाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर लोगों ने शहीद हुए जवानों को याद किया। वहां जम्मू कश्मीर स्टूडेंट वेलफेयर फोरम और सेना ने मिलकर शहीदों की याद में ये कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया। उचेहरा विधानसभा में एक सभा के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुद से बेहतर मुख्यमंत्री बताया। योगी जी को बधाई दी जानी चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं मुझसे अच्छी सरकार चलाई है। और बड़ी खबर ओवैसी पर। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी वाले बयान पर सियासत में उबाल आ चुका है। उनका यह बयान कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच आया, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। कुछ ने उनके बयान का समर्थन किया तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हो गए। इन सब के बीच कर्नाटक सरकार ने 14 फरवरी से 19 फरवरी तक उडुपी में धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि इस हिजाब विवाद की शुरुआत वहीं से हुई थी। हालांकि हिजाब विवाद की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है। चंदन जजवाड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंदन, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी रितिका, देखिए हिजाब को लेकर के जो घमासान शुरू हुआ है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि देश जो है वो संविधान के मुताबिक चलेगा, शरीयत के मुताबिक नहीं चलेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान ही लोगों को ये छूट देता है कि वो अपने अपने धर्म का पालन करें और उसके मुताबिक जिंदगी जिएं। यानी कि ये विवाद अभी लंबा चलेगा और जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि इस विवाद को भी विराम लगने में वक्त लगेगा। और इस बीच इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने हिजाब पर हो रही महाभारत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भी इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान दे डाला और वो हिजाब के समर्थन में ऐसे उतरे कि अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रख पाए। हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए सड़कों पर। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आने पर देश के आने वाले कल पर चिंता जताई कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में इस मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। इस बीच उडुपी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे पर एनआईए जांच की मांग की। इंक्वायरी शुड बी डन फ्रॉम द एनआईए एंड एक्शन शुड बी टेकन। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने ऐलान किया कि वहां मौजूद उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों के विरोध का चेहरा बन चुकी मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा। और प्रशासन को शांति बनाए रखने की जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने हालात की समीक्षा के बाद बाकी छात्रों के लिए स्कूल खोलने की बात भी कही। और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। इस बीच उडुपी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे पर एनआईए जांच की मांग की। इंक्वायरी शुड बी डन फ्रॉम द एनआईए एंड एक्शन शुड बी टेकन। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने ऐलान किया कि वहां मौजूद उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों के विरोध का चेहरा बन चुकी मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और नकाब पहनकर वोट डालने की अपील कर दी। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएं। 100 बात की एक बात यह कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इस पर सियासी घमासान जारी है तो दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने यह निर्देश दे दिया कि उडुपी में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से और 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक धारा 144 ही लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल कलाम की आंखें नम हो गई। टिकट कटने पर वो अपना गम छुपा नहीं पाए। संत कबीर नगर विधानसभा सीट से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके कुछ रोज बाद ही वहां से अपना प्रत्याशी बदल दिया। और कुछ महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दिग्विजय नारायण को संत कबीर नगर सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। जैसे ही ये ऐलान हुआ, एसपी नेता अब्दुल कलाम पर 2 करोड़ रुपए में अपनी टिकट बेचने का आरोप लग गया। ऐसे में वो खुद को संभाल नहीं पाए और रो पड़े। खरीद करके वोट ले ले। अब्दुल कलाम ने उनकी टिकट काटे जाने को पार्टी का गलत फैसला करार दिया। पार्टी का जो है अस्तित्व खराब कर रहे हैं, आज उसकी मुझे तकलीफ है। इससे पहले जब उन्हें संत कबीर नगर सीट से एसपी उम्मीदवार बनाया गया था, तब उनके समर्थकों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया था। 100 बात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट से पहले अब्दुल कलाम को प्रत्याशी बनाया था, जिनकी टिकट बाद में काट दी गई, जिसके बाद वो अपने दर्द को बयां करते समय रो पड़े। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि टिकट कटने के बावजूद वो पार्टी में बने रहेंगे। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर के बदले पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है, जिसके तहत अमृतसर से अजमेर शरीफ तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है, जिसमें बैठकर पाकिस्तान से आने वाले श्रद्धालु सीधे अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच सकेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि इस ट्रेन का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को अटारी बॉर्डर से सड़क के जरिए अमृतसर पहुंचना होगा। पंजाब के संगरूर जिले के धुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से मुलाकात की और फिर उनके साथ खाना भी खाया। प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने धुरी सीट से दलवीर सिंह गोल्डी को उम्मीदवार बनाया है और उन्हीं के लिए प्रियंका गांधी ने लोगों के बीच जाकर वोट की अपील की। प्रचार के दौरान वो उस इलाके में रहने वाले वहां के एक किसान के खेत में पहुंच गई। उन्होंने गेहूं और सरसों के खेत की सैर की। बाद में प्रियंका गांधी, चन्नी और सुनील जाखड़ ने किसान के परिवार के साथ खाना खाया। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने रैली की। पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी रैली की। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट भगवंत मान भी नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कराए गए सर्वे के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो वो सीएम चेहरा तो है, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में टेरर फंडिंग के आरोप में 26 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इन जगहों से हथियार, उन्हें बनाने का सामान जब्त करने के साथ ही उनके खातों को भी सीज करवा दिया गया। पंजाब के लुधियाना में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए रेसलर ग्रेट खली ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लुधियाना से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो किया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। आज जो वेलकम करा है भारतीय जनता पार्टी ने और लुधियाना के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, आज सो प्राउड।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप लगा। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लड़की के घर वालों ने दावा किया कि विधायक के अलावा इस मामले में उनकी पत्नी और एक करीबी समर्थक राजीव सिंह ने भी उनका साथ दिया। भाई बहन में विवाद वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। एक दिन पहले उत्तराखंड के टिहरी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भाई बहन के विवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था, जिस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी को निशाने पर ले लिया। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? असल में एक दिन पहले उत्तराखंड के टिहरी में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए भाई बहन की जोड़ी पर तंज किया था। कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है, जहां थोड़ा उसका वजूद था भी वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं। यही नहीं, उन्होंने जनसभा से पहले एक ट्वीट के जरिए भी भाई बहन के आपसी विवाद को कांग्रेस की डूबने की एक वजह बताया। सौ बात की एक बात यह कि योगी आदित्यनाथ टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार किशोर उपाध्याय का समर्थन करने वहां पहुंचे थे, जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और उनके इस फैसले को सही ठहराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए भाई बहन की जोड़ी पर हमला बोला। 3 राज्यों में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर, जबकि उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसके लिए गोवा में सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ईवीएम को अलग अलग पोलिंग बूथ के लिए भेजा गया। जो तस्वीरें देखें कि जो मतदान से पहले की तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की, वो पूरी तरह से यहाँ पे चल रही हैं। वहीं गोवा के डीजीपी ने भी मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों का दावा किया और लोगों से बिना डरे वोट डालने की अपील की। निर्भीक होकर के आए और ये जो जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का पर्व है, उस पर्व में शामिल हों। गोवा में एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर मतदान होगा, जबकि इस चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग की टीमें अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई हैं। जिसकी एक तस्वीर अमरोहा से भी सामने आई, जहां पोलिंग बूथ के लिए निकलने से पहले चुनाव आयोग की टीमों ने अपनी अपनी ईवीएम मशीनों की जांच की। ईवीएम की सुरक्षा के लिए फोर्स पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। वहीं उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया। पूरा तैयारी इलेक्शंस के लिए है, हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी जगह पे हो चुका है। इस चरण में यूपी, उत्तराखंड और गोवा की कुल 165 सीटों पर मतदान होगा। 100 बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश की जिन 55 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 38 बीजेपी के अभी पास है, जबकि 15 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार बनने पर फिर बदमाशों और गुंडों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम जारी रहेगा। एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी पकड़ करके विकास प्रदेश का, गरीब के कल्याण का, बेटियों की सुरक्षा का और बुलडोजर माफियाओं की छाती पे चढ़ाने का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने लोगों से वोट देने की अपील की और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन का श्रेय बीजेपी सरकार को देते हुए जनता से वोट की अपील की। अगर हमारी जान को इस वैक्सीन ने बचाया है तो वोट भी मोदी वैक्सीन और मोदी बीजेपी वैक्सीन को ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में कई दिनों से फरार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए उन लोगों ने फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के अलावा उनसे हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए। बीएसपी ने वाराणसी से अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इनमें पिंडरा, अजगरा और शिवपुर समेत वाराणसी की उत्तर, दक्षिण और कैंट विधानसभा सीट के प्रत्याशी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन पाठक पर कांग्रेस पार्टी के एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथियों की तलाश में भी जुट गई। घटना की जांच कर एफआईआर की जा रही, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। वहां की मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी ने हत्या के एक केस के गवाह अशोक सिंह को मुख्तार अंसारी के सामने उतार दिया।
जिसके लिए अशोक सिंह को मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दे दी, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए। उनकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का लंबा काफिला रहा। टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने दावा कर दिया कि इस बार के चुनाव में इस सीट पर वो ही जीतेंगे। 5 बार का माफिया विधायक मुख्तार अंसारी है, उसको हराने का काम मऊ की जनता इस बार करेगी। अशोक सिंह का मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े होना खास माना जा रहा है, क्योंकि वो अपने भाई की हत्या के केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह है। मामला 29 अगस्त 2009 का है, जब अशोक सिंह के भाई मन्ना सिंह की कुछ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस केस में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों पर हत्या का आरोप लगा था। हालांकि 2017 में मऊ की एक अदालत ने मुख्तार अंसारी समेत 8 आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया था और 3 लोगों को हत्या के इस मामले में दोषी माना था। इसके बाद अशोक सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस पर फैसला अभी आना बाकी है। 100 बात की एक बात यह कि मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर मुख्तार अंसारी 5 बार से जीतते आ रहे हैं, जिन्हें इस बार भी इसी सीट से टिकट मिल गया है। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह उनके सामने हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संसद में राहुल गांधी के चीन पाकिस्तान वाले बयान का जिक्र करते हुए उन पर जोरदार हमला बोला। बच्चा जैसा जाके पार्लियामेंट में बोलता है कि मोदी ने दोनों को एक कर दिया, दोनों भारत का दुश्मन हो गया। ऐसे बात कोई पार्लियामेंट जाके करता है क्या? पंजाब के संगरूर जिले की धुरी विधानसभा में एक रैली के दौरान सिद्धू की नाराजगी प्रियंका गांधी के सामने आ गई, जिसका वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। वहां जब से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हुआ है, तब से सिद्धू के तेवर तल्ख दिखाई दिए, जिसके बाद जब प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मंच पर भाषण देने बुलाया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सिद्धू ने अपनी कुर्सी से उठकर हाथ जोड़े और सीएम चन्नी को बुलाने का इशारा किया। इस बात पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मुस्कुराते हुए नजर आए और नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें बुलाने का इशारा कर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिम्बाब्वे की रहने वाली एक महिला को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपने बैग में 60 करोड़ के ड्रग्स लेकर जिम्बाब्वे से मुंबई आई थी, जिसकी तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की चमकौर साहिब सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया। वहां वो मोटरसाइकिल चलाकर लोगों के बीच वोट मांगने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उस इलाके का पैदल दौरा भी किया। इस दौरान उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने कानपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड शो किया। उन्होंने वहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भीड़ ने एक आदमी की हत्या कर दी। आरोप है कि उस आदमी ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ दिया था, जिस पर भीड़ में शामिल लोग भड़क गए और उन्होंने उसकी पीट कर हत्या कर दी। उन लोगों ने उस आदमी को बेरहमी से पीटा। वो उस पर तब तक हमला करते रहे जब तक उसकी जान निकल नहीं गई। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर खूब मारा। इस मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया और पंजाब प्रांत के आईजी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। 100 बात की एक बात यह कि यह घटना थाने के पास हुई। आरोप है कि वहां पुलिस वालों की मौजूदगी के बाद भी उन्होंने लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका। इससे पहले भी वहां श्रीलंका के रहने वाले एक शख्स की इसी तरह हत्या कर दी गई थी, लेकिन इमरान सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। वहां बीजेपी ने अपनी विधायक साधना सिंह की जगह इस बार रमेश जायसवाल पर दांव खेला है और इसलिए साधना सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार रमेश जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पार्टी के फैसले के विरोध में खूब नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को जिम्मेदार ठहराया और उनका पुतला भी फूंका। पांडे जी को लगता था कि 2024 की दावेदार है साधना सिंह। मुगलसराय सीट से बीजेपी विधायक साधना सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया तो फिर उनकी टिकट क्यों काटी गई।
सौ बात की एक बात यह कि चंदौली जिले की मुगलसराय सीट पर 2017 में बीजेपी की साधना सिंह ने समाजवादी पार्टी के बाबूलाल को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां से अपने मौजूदा विधायक की जगह नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रेखा जायसवाल के पति रमेश जायसवाल को उम्मीदवार बना दिया, जिससे साधना सिंह के समर्थक भड़क गए।